हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी कर्ज। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हम इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी 100 साल पीछे आए थे, जहां वो एम्पर वी वुशान और एम्पर लान वांग जी से मिले थे, जो कि दुश्मन है। लेकिन कहीं ना कहीं एम्पर वी वुशान का क्रश एम्पर लान वांग जी पर है और वो साफ साफ रिवील भी होता है। लेकिन एम्पर लान वांग जी, जो कि अपने गुस्से, रुतबे और इन सब के चक्कर में कुछ नहीं देखते, और अभी ये चारों लोग मौजूद हैं, जहां वो अब उस गुरुजी को भी देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें परमिशन दी है। बिना उनकी परमिशन के उन्हें कोई नहीं देख सकता। उनकी परमिशन मिलते ही एम्पर लान वांग जी और एम्पर वी वुशान उन्हें देख पाते हैं। जहां एम्पर वी वुशान उनसे पूछते हैं, तो क्या हम अब 500 साल पीछे जाएंगे? जिस पर वो गुरुजी कहते हैं, जी हम अब 500 साल पीछे जाएंगे। जिस पर एम्पर वी वुशान पूछते हैं, हमारे लिए तो ये सिर्फ 400 साल पीछे ही होगा ना? जिस पर वो गुरुजी कहते हैं, नहीं, ये इस टाइमलाइन के 500 साल पीछे जाएंगे। जिस पर एम्पर लान वांग जी कहते हैं, तो हमें तैयारी करनी होगी। जिस पर वो गुरुजी कहते हैं, नहीं, आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं ही पीछे लेकर जाऊंगा। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको अपने राज्य में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि आपके जाने के बाद भी यहाँ का कार्यभार ना रुके, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है। जो सुनकर वो दोनों मान जाते हैं और 2 दिन का टाइम लेते हैं। 2 दिन बाद वो लोग फिर से एक इन में मिलते हैं, क्योंकि जो विंग और वांग जी थे, जो कि फ्यूचर से आए थे, मॉडर्न वर्ल्ड से आए थे, उन्होंने उनके महल जाने से तो मना कर दिया था। दोनों ही उन्हें अपने महल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन दोनों ही साफ मना कर दिया था कि वो महल तो नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और वहाँ यहीं वांग जी ने भी एम्पर लान वांग जी से कह दिया था कि वो उनके ब्रदर यानी कि शिचेन के साथ इस तरीके से बिहेव ना करे। वो मेंग्याओ को पसंद करता है तो उन्हें रहने दे। हालांकि एम्पर लान वांग जिसके खिलाफ थे, लेकिन वांग जी ने उन्हें बताया कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो मेंग्याओ है वो उनके ब्रदर का पार्टनर है, उनका हस्बैंड बन चुका है। ये सुनकर एम्पर लान वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर वो मेंग्याओ को अपने ब्रदर की सेकेंड वाइफ बना देते हैं और उनकी शादी सडन कराकर वो अपने सारे राज्य का जो कार्यभार था वो अपने ब्रदर लान शिचेन को दे देते हैं। शिचेन उनसे पूछता है कि आखिर वांग जी जा कहाँ रहा है? जिस पर वांग जी कहता है कि वो किसी काम से कुछ टाइम के लिए कहीं जा रहा है और आकर वो उन्हें सब बताएगा। जिस पर लान शिचेन भी ज़्यादा कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि एम्पर लान वांग जी ज़रूर किसी ज़रूरी काम से ही जाएंगे। वहीं विंग भी अपने कार्यभार का सारा, अपने राज्य का जितना भी कार्यभार था सारा अपने फादर को यानी कि वी चांग से को वो अपने ब्रदर जियांग चैन को दे देता है। हालांकि जियांग चैन भी उससे पूछता है, लेकिन विंग उससे भी यही कहता है कि वो किसी ज़रूरी काम से जा रहा है। एम्पर वी वुशान और एम्पर लान वांग जी फिर 2 दिन बाद वापस आते हैं उसी इन में, जहाँ वो मिलते हैं विंग और वांग जी से, जो कि आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और फिर वो दोनों जब उन्हें देखते हैं उन्हें अजीब लगता है। वांग जी को तो काफ़ी, आखिर ये वांग जी जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से आया है, ये इस विंग के साथ इस तरीके से हंस खेल कर बात कैसे कर सकता है? और वही एम्पर वी वुशान, उनको ये ज़्यादा अजीब नहीं लगता, बल्कि उन्हें तो अच्छा लगता है कि कम से कम विंग ने यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड के विंग ने इस लान वांग जी को पिघलाया तो सही। फिर वो अपने टाइमलाइन वाले लान वांग जी को देखता है, जिसका फेस बिल्कुल इमोशनलेस था। ये देखकर वो बस अपने सर को हिलाते हैं और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं, जहाँ विंग और वांग जी जब एम्पर लान वांग जी और एम्पर वी वुशान को देखता है, वो दोनों उन्हें ग्रीट करते हैं। वो दोनों भी उन्हें ग्रीट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों उनके एंसेस्टर्स थे। फिर गुरुजी उन्हें पूछते हैं, तो क्या अब तुम दोनों तैयार हो? जिस पर वो दोनों हाँ करते हैं। तभी विंग कहता है, क्या तुम दोनों इन्हीं राजाओं वाले कपड़ों में ही जाओगे? जिस पर एम्पर लान वांग जी कहते हैं, आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है? जिस पर विंग कहता है, इसमें दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी टाइमलाइन चेंज होगी तो कम से कम तुम्हें कपड़े तो चेंज करने चाहिए। जिस पर गुरुजी कहते हैं, ज़रूरत नहीं है, वह ये इनविजिबल होंगे। जिस पर
जिस पर एम्परर विभूषण पूछते हैं, आप बताइए कहना क्या चाहते हैं। जिस पर गुरुजी कहते हैं, वही बात जो मैंने इन्हें बताई थी। उस टाइमलाइन में सिर्फ तुम्हारे ही वर्जन्स देख सकते हैं जो कि उस टाइम के होंगे। ये सुनकर एम्परर लान वांगजी कहते हैं, जैसे हम इन दोनों को देख सकते हैं। जिस पर गुरुजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और फिर वो फिर से एक एरे एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद वो चारों टाइम ट्रैवल करते हैं। साथ में गुरुजी तो उनके साथ थे ही, जो कि एक स्पिरिट फॉर्म में उन चारों को रैप करते हैं और उन्हें उस टाइमलाइन में ले जाने लगते हैं। इस बार उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो 500 साल पीछे जा रहे थे, ना कि 100 साल। और वो धीरे धीरे उस टाइमलाइन में जाने लगते हैं। वो चारों बेहोश हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर था। थोड़ी देर बाद जब आँख खुलती है तो सबसे पहले आँख विंग और एम्परर विभूषण की खुलती है। वो दोनों अपनी आँखें खोलते हैं तो उन्हें काफ़ी ठंड लगती है क्योंकि ये एरिया काफ़ी ठंडा था। दोनों को समझ नहीं आता वो दोनों कहाँ आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनकी नज़र उन दो लोगों पर जाती है जो कि सो रहे हैं, जहाँ विंग के पास एम्परर लान वांगजी लेटे हुए थे और एम्परर विभूषण के पास वांगजी लेटा हुआ था। ये देखकर विंग की फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो एम्परर विभूषण को घूर कर देखता है जो कि कंटिन्यूसली बस लान वांगजी को घूरे जा रहा था। आखिर लान वांगजी था ही इतना ब्यूटीफुल। यह देखकर विंग उठता है, वांगजी को अपनी उन बाहों में उठाता है और विंग की तरफ ग्लेयर करते हुए कहता है, एम्परर विभूषण अपनी नज़रें संभाल कर रखिए, मेरे इस पार्टनर की तरफ देखने की हिम्मत भी मत करिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि आप एम्परर हैं, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। जो सुनकर एम्परर विभूषण के चेहरे पर एक स्माइल आता है और वो कहता है, जेलसी। जिस पर विंग कहता है, ज़रूर। जिस पर एम्परर विभूषण पूछते हैं, पसंद करते हो। जिस पर विंग अपने सर को नाम में हिलाकर कहता है, नहीं, प्यार करता हूँ। और ये सुनकर एम्परर विभूषण के फेस पर थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहता है, लेकिन हम तो एनिमी है ना, बहुत पुरानी दुश्मनी है। अपने दुश्मन से प्यार करना ये तो तुम्हारी एक कमज़ोरी बन सकता है। जिस पर विंग वांगजी के फोरहेड पर अपने लिप्स को रखकर उसे किस करता है और कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि हम एनिमी हैं, लेकिन फिर भी मेरा प्यार इसके लिए चेंज नहीं होगा। मैं इससे सच में प्यार करता हूँ। और फिर वो एम्परर विभूषण की तरफ देख कर कहता है, हालांकि वो तुम्हारा एनिमी है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी आंखों में भी उसके लिए प्यार तो है। जिस पर एम्परर विभूषण एक लाफ करके कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो। इस पर विंग उसके थोड़ा करीब आकर एम्परर विभूषण की आंखों में देख कर कहता है, भूलो मत, हम दोनों एक ही ब्लड को शेयर करते हैं। हाँ, टाइमलाइन अलग है लेकिन फीलिंग्स नहीं। और ये बोलकर वांगजी को उठाकर कहता है, जाओ और जाकर उस एम्परर को उठाकर लेकर चलो। इन्हें ज़्यादा देर हम इस ठंड में नहीं छोड़ सकते, ठंड बहुत ज़्यादा है, इन्हें ठंड लग सकती है। जिस पर विंग कहता है, उसने बहुत मोटे कपड़े पहने हैं, उसे ठंड नहीं लगेगी। जिस पर विंग एम्परर विभूषण की तरफ देख कर कहता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसे इस तरीके से बर्फ़ में छोड़ना तो ठीक नहीं होगा ना। ये सुनकर एम्परर विभूषण एक नज़र एम्परर लान वांगजी को देखते हैं जो कि बड़े ही सुकून से वहाँ लेटे हुए थे। उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन एम्परर विभूषण उनकी ब्यूटी को अच्छे से एडमायर कर पा रहे थे। और ये देखकर विंग अपनी उन नज़रों को घुमा कर कहता है, जल्दी चलो, वैसे भी हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते। वहीं गुरुजी भी अब उठ जाते हैं, उन दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये देखकर गुरुजी कहते हैं, हमें चलना चाहिए। ये सुनकर एम्परर विभूषण एम्परर लान वांगजी को अपनी बाहों में उठाते हैं और जैसे ही उठाते हैं उन्हें कपड़ों के अलावा और कोई भी वज़न महसूस नहीं होता। और ये देखकर वो हल्का सा हंसते हैं और फिर वो दोनों चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस बर्फीले एरिया से बाहर आते हैं जहाँ देखते हैं बड़ी बड़ी वादियाँ, और अभी वो एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़े थे। ये देखकर एम्परर विभूषण कहते हैं, ये कौन सा डोर है। जिस पर
विंग कहता है मुझे क्या पता, मैं तो खुद भी पहली बार आया हूँ। फिर वो उस गुरुजी की तरफ देखते हैं, जिस पर गुरुजी कहते हैं चल कर देखते हैं। और ये जाकर वो जैसे ही अंदर जाने लगते हैं तभी दो लोग जो कि वहाँ दरवाजे पर खड़े थे उन्हें रोक लेते हैं और उनसे पूछते हैं कौन है आप दोनों महाशय, और यहाँ इस तरीके से अंदर कहाँ जा रहे हैं? प्रवेश द्वार से इस तरीके से अंदर नहीं जा सकते, कृपया हमें अपना परिचय दीजिए। और ये सुनकर गुरुजी के साथ साथ वो दोनों चौक जाते हैं और उन्हें देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो क्या तुम हमें जानते हो? लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, हे तुम लोग मुझसे इस तरीके से नहीं बात कर सकते। और ये सुनकर वो चारों पीछे देखते हैं, जहाँ पीछे एक ब्लैक रॉब पर्सन आ रहा था और उसके साथ एक पर्पल रॉब पर्सन, एक लेडी जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, साथ में कुछ और लोग भी। और जैसे ही एम्परर वी शान और विंग उसे देखते हैं, दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा ही हैंडसम बंदा था और वो बड़े ही आराम से चलते हुए आ रहा था। उसे देखकर वो दोनों लोग जिन्होंने वाइट रॉब पहने हुए थे, बिल्कुल वाइट, सर पर एक फॉरहेड रिबन था जिन्हें उन्होंने अच्छे से टाई कर रखा था, और वो वहाँ खड़े थे। तभी वो पर्सन जिसने पर्पल रॉब पहने थे वो उस ब्लैक रॉब पर्सन के शोल्डर पर हिट करके कहता है विंग क्या बिहेवियर है ये? जिस पर विंग कहता है अचिंग, जिस पर अचिंग कहता है विंग इस तरीके से बर्ताव करना बंद करो, जल्दी से जेट टोकन दिखाओ और अंदर चलो, बाहर बहुत ठंड हो रही है, शीजी को ठंड लग जाएगी। जिस पर विंग एक नज़र उस लेडी की तरफ देखता है जिसने बहुत अच्छे फर वाले क्लॉथ पहने हुए थे और उसने अपने आप को रैप किया हुआ था, लेकिन विंग उसके उन पर्पल रॉब्स में देख सकता था कि वो लेडी थोड़ी काँप भी रही है ठंड की वजह से। फिर वो अपने बाकी डिसाइपल्स को देखता है जो कि काँप रही थी। तो मैं बता दूं ये यूनमिंग वाला भी है जो कि द अनटेम्ड में था। हाँ, हमारा विंग जो कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर है और वो इस टाइम लाइन में है, यानी कि 500 साल पीछे। और उसे देखकर विंग और एम्परर विवुशान दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी किसी की आवाज़ आती है विंग, और वही एक और कहता है ये कौन है? और जैसे ही वो दोनों नीचे देखते हैं, वांग जी की आंखें खुल चुकी थी, यहाँ तक एम्परर लान वांग जी की भी, और वो दोनों विंग को देखे जा रहे थे। वहीं विंग को भी फील होता है कुछ नज़रें, वो देखता है और उन्हें देखकर कहता है तुम चारों कौन हो? और फिर वो उनके फेस को देखता है, विंग की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आखिर ये कौन है? वो नहीं जानता इन्हें। तभी जांग चैन उसके हाथ पर फिर से हिट करके कहता है कहाँ देख रहे हो विंग, यू इडियट, चलो अंदर, उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है, अंदर चलते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाने लगते हैं तभी उनके पास से एक पर्सन जाता है जो देखकर वांग जी जो कि विंग के आर्म्स में था, और वहीं एम्परर लान वांग जी दोनों की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। उस पर्सन ने वाइट रॉब पहने हुए थे गोसो के क्लाउड पैटर्न वाले, और साथ में उसके सर पर एक फॉरहेड रिबन था, उसकी ब्यूटी जो नेक्स्ट लेवल पर थी। और वही वो पर्सन बड़े ही एलिगेंस के साथ अंदर आ रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका ऑरा इतना काम था पूछो मत। उसे देखकर विंग, वांग जी, एम्परर लान वांग जी, एम्परर वेवुशान चारों के चारों उसे घूर कर देख रहे थे। तभी उस पर्सन की भी नज़रें उन पर जाती हैं, हल्का सा अपनी नज़रों को हिलाता है, बस थोड़ा सा, फेस के एक्सप्रेशन तो चेंज ही नहीं होते। इसे देखकर विंग कहता है लानसान, और ये सुनते ही उस पर्सन की आंखें और थोड़ी सी बड़ी होती हैं, लिटरली बिल्कुल थोड़ी सी। वो देखकर कहता है तुम, वो इससे ज़्यादा कुछ कहता, तभी वो चारों यानी कि जो वांग जी था वो विंग के आर्म्स में से नीचे उतरता है, और एम्परर लान वांग जी भी एम्परर विवुशान की बाहों से आज़ाद होते हैं। वो चारों उनसे देखे जा रहे थे, वहीं विंग भी उन चारों को देख रहा था, और ये 6 के 6 लोग एक दूसरे को कंटिन्यूसली देखे जा रहे थे। किसी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों पागल हो गए हैं, मतलब ये उन वादियों के चारों तरफ क्या देख रहे हैं। जांग चैन और बाकी डिसाइपल्स भी उस तरफ देखते हैं, क्या वहाँ कुछ अजीब हुआ है? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक डिसाइपल पूछता है होंगजुन क्या कुछ हुआ है? तभी जांग चैन पूछता है विंग क्या बात है? जिस पर विंग उन चारों लोगों को देखता है
फिर कहता है अचिंग कद तुम्हें वो, लेकिन तभी वांग जी कहता है, जो कि एम्परर लान वांग जी था, वो कहता है हमें कोई नहीं देख सकता सिवाय तुम दोनों के। और ये सुनते ही वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी वांग जी कहता है हमें अंदर बुलाओ, हम तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उन चारों को फिर अंदर चलने लगते हैं। वो दोनों भी बिना कुछ कहे वो चारों भी अंदर जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और वांग जी तो विंग को नहीं जानता था, और विंग बस जानता था कि सेकंड जेड प्रिंस है। वो लोग फिर एक सेपरेट रूम में मिलते हैं, जहाँ विंग जो कि वांग जी को देखे जा रहा था। आखिर इतना हैंडसम बंदा जो उसके सामने बैठा हुआ था, और ये देख कर एम्परर वी वुशान कहते हैं क्या हर टाइम लाइन में यही होगा, मतलब सच में मैं इस पर्सन के प्यार में हमेशा गिर जाऊंगा। और ये सुनते ही एम्परर लान वांग जी एम्परर वी वुशान को घूर कर देखते हैं, जिस पर एम्परर वी वुशान कहते हैं क्या ऐसे क्या घूर रहे हो, यहाँ ना तुम राजा हो ना मैं राजा हूँ, यहाँ हम दोनों नॉर्मल पर्सन है जो कि अपने कर्ज का इलाज ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो कर्ज कहते हैं, विंग का जो ध्यान था और टूटता है, वो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम लोगों ने कर्ज की बात की। जिस पर विंग पूछता है, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड का था, पूछता है क्या तुम कर्ज के बारे में जानते हो। जिस पर जो वांग जी था, जो कि हंगंग जुन था, गुसू का सेकंड जेड प्रिंस, वो पूछता है आप किस कर्ज की बात कर रहे हैं। जिस पर वांग जी कहता है उसे कर्ज की जो हमारी फैमिली को है, यानी कि 30 साल की एज में डेथ हो जाना। क्या ये कर्ज अभी भी एग्जिस्ट करता है। और ये सुनकर विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जो कि इस टाइम लाइन के थे, और कहते हैं हाँ ये कर्ज है, लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं। तभी जो विंग था वो कहता है हाँ ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये देखकर जो वुशान था, यानी कि जो इस वर्ल्ड का विंग था, वो कहता है तुम ये कह रहे हो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है, का मतलब क्या है। जिस पर विंग एक गहरी सांस लेता है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। फिर विंग, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड का था, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम वी वुशान है, और मैं कह सकते हो 600 साल मतलब फ्यूचर से आया हूँ, 600 साल बाद से आया हूँ। और ये सुनकर जो विंग था, जो कि ये लिंग का था, चौंक कर कहता है क्या 600 साल। इस पर विंग कहता है हाँ एक तरीके से तुम मेरे एंसेस्टर हो। और ये सुनते ही विंग, या जो कि वुशान था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और यहाँ तक कि वांग जी की भी। और वो विंग की तरफ देखता है, तभी उसकी नज़र उस बंदे पर हो जाती है जो कि उसके साथ बैठा हुआ था, जिसे देखकर जो हंगंग जुन थे वो पूछते हैं और तुम। जिस पर वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारी जनरेशन से ही हूँ, और मैं भी 600 साल पीछे से आया हूँ, यानी कि मैं मॉडर्न वर्ल्ड से हूँ, आधुनिक वर्ल्ड से तुम कह सकते हो। जिस पर वांग जी कोई जवाब नहीं देता। फिर वो उस तरफ उन दोनों को देखता है जो कि शाही कपड़ों में थे, जो देखकर एम्परर लान वांग जी कहते हैं मैं एक एम्परर हूँ, और मैं 500 साल बाद से आया हूँ। जिस पर वो कहते हैं 500 साल। जिस पर विंग, जो एम्परर वी वुशान थे, और कहते हैं हाँ मैं भी। और ये बोलकर वो दोनों उन दोनों को देखते हैं जो कि वहाँ बैठे हुए थे। फिर वांग जी, जो कि हंगंग जुन था, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम हंगंग जुन है, और मेरा कर्टेसी नेम लान वांग जी और बर्थ नेम लान जान है। जिस पर एम्परर लान वांग जी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं मेरा नाम भी वॉर के वक्त हंगंग जुन, और कर्टेसी नेम वांग जी और बर्थ नेम लान जान है। तभी वांग जी भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मेरा बिजनेस वर्ल्ड में नेम हंगंग जुन और कर्टेसी नेम वांग जी और बर्थ नेम लान जान है। वो तीनों लांस एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि लांस ही थे, यानी कि वांग जी ही थे, और वो तीनों वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विंग, जो कि
वुशान था वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मेरा नाम विंग है, बर्थ नेम मेरा नाम कर्टसी नेम वुशान है और बर्थ नेम विंग। जिस पर विंग भी उठकर कहता है मेरा नाम कर्टसी नेम वुशान और बर्थ नेम विंग। वहीं एम्परर विवुशान भी उठकर कहते हैं मेरा वॉर नेम यीलिंग पैट्रियार्क और कर्टसी नेम विंग, बर्थ नेम कर्टसी नेम वुशान और बर्थ नेम विंग। तभी मॉडर्न वर्ल्ड वाला कहता है हाँ, और मेरा मॉडर्न वर्ल्ड में नेम यीलिंग पैट्रियार्क ही है, हाँ माफिया वर्ल्ड में भी। और ये बोलकर वो बस एक ऑकवर्ड स्माइल देता है। ये देखकर वो तीनों बस एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे, यानी कि 3 पेयर्स बन चुके थे और वो तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी विंग जो कि वुशान था इस टाइमलाइन का, वो पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर एम्परर विवुशान कहते हैं हम यहाँ कर्स का एंटीडोट लेने आए हैं। जिस पर विंग कहता है कर्स का, पर यहाँ पर तो कोई एंटीडोट नहीं है, क्या कुछ ऐसा है जो इस कर्स को ठीक कर सकता है। फिर वो उस गुरुजी को आगे करते हैं जो कि वहाँ था, क्योंकि वही सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता था। जैसे ही वो आगे आता है वो अपनी पावर से उन्हें खुद को दिखाता है, जिसे देखकर विंग कहता है तुम तो एक स्पिरिट हो। इस पर वो गुरुजी कहता है मैं एक स्पिरिट हूँ, एक स्पिरिट का छोटा सा टुकड़ा। जिस पर वुशान कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो हंगुंग जुन की तरफ देखता है। हंगुंग जुन उनसे कोई बात तो नहीं करते, बस देख रहे थे। तब विंग कहता है अब तुम बताओगे। जिस पर वो गुरुजी कहते हैं क्या तुम्हारी फैमिली में वो कर्स अभी भी एग्जिस्ट करता है। जिस पर वुशान कहता है हाँ करता है, हम पहले ही बता चुके हैं। जिस पर गुरुजी कहता है तो इसका मतलब इस टाइमलाइन में उसका एंटीडोट नहीं है। ये सुनते ही जो एम्परर भी थे वो कहते हैं मतलब अभी भी इसका एंटीडोट नहीं है, अब हमें कहाँ जाना होगा। जिस पर जो वुशान था वो कहता है कहाँ जाना होगा मतलब। जिस पर गुरुजी कहते हैं हम उस टाइमलाइन को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर इस कर्स की शुरुआत हुई थी, और जैसे तुम कह रहे हो इस टाइमलाइन में ये कर्स नहीं दिया गया, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या ये कर्स तुम्हारे पूर्वजों पर था। जिस पर विंग कहता है हाँ मैं अपनी 4 पीढ़ियों को जानता हूँ जिस पर ये कर्स था। जिस पर गुरुजी कहते हैं इसका मतलब हमें और पीछे जाना पड़ेगा। तभी विंग कहता है अगर आप इस कर्स का इलाज ढूंढ रहे हैं तो मैं किसी को जानता हूँ जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जिस पर गुरुजी पूछते हैं किसके बारे में। जिस पर विंग कहता है बाओशन सैरन। तभी हंगंग जुन कहते हैं उनका नहीं पता कि अभी वो फ़िलहाल कहाँ है, वो पहाड़ियों में रहते हैं, लेकिन आप किसी और से मिल सकते हैं, वो है हमारी एंसेस्टर लानी, वो भी एक इमॉर्टल है। तभी एम्पर वी चौंक कर कहते हैं एक इमॉर्टल। तभी वो एम्पर लानवांग जी की तरफ देखते हैं जो कहते हैं हाँ हमारी पीढ़ियों में एक इमॉर्टल थी तो सही जिनका नाम मैडम लानी था, और उन्होंने ही वो किताब लिखी थी जिसमें 500 साल का इतिहास लिखा हुआ था। और ये सुनकर वांग जी कहता है एम्पर। फिर वो वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, जो एंसेस्टर लानी है वो एक इमॉर्टल है और वो हमें सब कुछ बता सकती है। ये सुनकर गुरुजी कहते हैं कि आप हमें उनके पास लेकर जा सकते हैं। जिस पर हंगंग जुन कहते हैं इसके लिए मुझे मेरे अंकल से बात करनी, मुझे मेरे ब्रदर से बात करनी पड़ेगी। जिस पर वो चारों हाँ करते हैं। हंगंग जुन वहाँ से उठकर अपने ब्रदर शिचैन के पास जाते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग एंसेस्टर केव में पहुंचते हैं जहां का दरवाज़ा वांग जी खोलता है। और दरवाज़ा खोलकर वो लोग अंदर जाते हैं जहां वो उस जिदर के सामने आते हैं जहां पर लानी मौजूद थी। थोड़ी ही देर में लानी वहां जाती है। वो लोग लानी से सवाल करते हैं जिस पर लानी उन्हें बताती है कि ये कर्ज 10 जनरेशन तक है। और ये सुनकर वांग जी कहता है मतलब हमें और पीछे जाना पड़ेगा। जिस पर लानी कहती है हाँ कम से कम तुम्हें 500 साल और पीछे जाना पड़ेगा, तब शायद तुम इस कर्ज का एंटीडोट ढूंढ सको। जिस पर गुरुजी कहते हैं 10 साल और पीछे जाना, और ये बोलकर वो बस अपने सर को हिलाते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ उन्हें 500 साल और पीछे जाना पड़ेगा। और ये सोचकर वो लानी से इजाज़त लेते हैं। लानी भी उन्हें कुछ और हिदायत देती है और इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं जहाँ फिर से वो एरे एक्टिवेट होता है। और फिर जब लोग जाने लगते हैं तभी वहाँ पर
जो वुशान और हंगुंगजुन थे वो भी कहते हैं कि वो भी उनके साथ चलेंगे। वांग जी अपने ब्रदर को मैसेज भेजता है और वही वीइंग भी अपने ब्रदर यानी कि जांग चैन को मैसेज भेज देता है। और ये देखकर वो तीनों भी और चारों भी उन्हें कुछ नहीं कहते और फिर वो लोग उस एरे में आ जाते हैं और वो 7 के 7 लोग सीधा और 500 साल पीछे जाते हैं, यानी कि और 11 साल पीछे। एक तरीके से 1 शताब्दी का क्रॉस कर चुके थे। वो बहुत ज़्यादा टाइम में पीछे जा चुके थे, जिस वजह से जो गुरुजी की स्पिरिट थी वो वीक होने लगी थी और ये चीज़ उन्हें साफ साफ फील भी हो रही थी। गुरुजी की स्पिरिट उन्हें सीधा और पीछे लेकर जाती है, जहाँ वो 500 साल पीछे जाते हैं और अब का वर्ल्ड बिल्कुल चेंज हो चुका है, यानी कि 500 साल पीछे की दुनिया बिल्कुल अलग ही थी। और ये चीज़ उन लोगों को फील होती है जो उनकी आंखें खुलती हैं और उनके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें जाती हैं, यानी कि कुछ ऐसा जो उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। वो लोग देखते हैं जहाँ उन्हें कुछ बीस्ट की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, रोर की वॉइस आ रही थी, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ चीख रहे थे और ये देखकर उनकी आंखें खुलती हैं, जहाँ वांग जी वीइंग वो 6 के 6 उठे हुए थे। गुरुजी भी अपनी आंखें खोलकर ये नज़ारा देख रहे थे। चारों तरफ बस तबाही का मंजर था और ये देखकर वांग जी जो कि हंगुंगजुन था वो चौंक कर कहता है, ये सब क्या है? जिस पर एम्परर विवुशान कहते हैं, ये तो वॉर से भी ज़्यादा भयानक लगता है। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आती है और वो लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ 2 लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे और ये देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने और कोई नहीं बल्कि उस टाइमलाइन के हिंग और वांग जी खड़े थे। लेकिन इस बार का मंजर बिल्कुल अलग था। वो लोग देख रहे थे जहाँ वीइंग के हेयर बिल्कुल रेड कलर के थे, उसके रोब भी बिल्कुल रेड थे, उसके चारों तरफ से ब्लड की बहुत स्ट्रांग स्मेल आ रही थी और वीइंग की जो डिमोनिक एनर्जी थी चारों तरफ फैली हुई थी, उसकी जो रेड एनर्जी थी वो चारों तरफ फैल रही थी और हर तरफ बस तबाही मचा रही थी। चारों तरफ से जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और उसके सामने एक पर्सन खड़ा था जिसकी आंखें ब्लू कलर में शाइन कर रही थी, उसके वो वाइट रोब और उसके वो वाइट हेयर, साथ में उसकी वो नोपूछे जो कि हवा में उड़ रही थी। उस पर्सन की जो वाइट एनर्जी थी, वाइट फ्लेम्स थी, वो भी चारों तरफ फैली हुई थी और ये देखकर उन 6 लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी उन्हें एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि उन लोगों का जो 2 लोग आसमान में थे और वो आपस में अब लड़े ही जा रहे थे। हर तरफ बस आग के गोले गिर रहे थे, कहीं फ्लेम लगी हुई थी, कहीं कुछ सब, ना पेड़ थे ना पौधे थे, कोई भी चीज़ नहीं थी जो यहाँ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो। सब कुछ बंजर हो चुका था, धरती जल रही थी, आसमान लाल हो चुका था, चारों तरफ बस तबाही तबाही थी और ये नज़ारा बहुत ज़्यादा भयानक था। जहाँ उन्होंने अभी तक सिर्फ खूबसूरती ही देखी थी, इतने भयानक नज़ारा देखकर सब लोग हैरान थे। जहाँ 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 गड्ढे थे वहाँ खून के तालाब बन चुके थे और हड्डियाँ तो ऐसे पड़ी थी जैसे पता नहीं क्या हो। उन्हें आवाज़ें आ रही थी जहाँ बीस्ट हड्डियाँ चबा रहे थे, कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, नॉर्मल लोग भाग रहे थे, बच्चे और बूढ़ों पर अटैक हो रहे थे। तभी एम्परर लानवांग जी की नज़र एक तरफ जाती है जहाँ एक बहुत भयानक बीस्ट एक बच्चे को खाने वाला था। वो बच्चा काफ़ी छोटा था, गिर चुका था, शायद उसके पैरों में चोट लगी थी, ज़मीन पर बैठकर रो रहा था, अपनी माँ से अपने बाबा से मदद मांग रहा था, जो वही उसी के ही दूसरी तरफ मरे हुए थे जिन्हें 2 बीस्ट नोच नोच कर खा रहे थे। और ये नज़ारा इतना ज़्यादा दर्दनाक था जिसे देखकर एम्परर लानवांग जी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वही वांग जी जो कि वहाँ मौजूद था उसका भी गुस्सा 7वें आसमान पर था। हंगुंगजुन भी बहुत गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि यहाँ न बच्चों पर रहम हो रहा था, न बूढ़ों पर, न औरतों पर। कुछ बीस्ट औरतों को बुरी तरीके से मार रहे थे, खदेड़ रहे थे, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ह्यूमैनिटी जैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, इंसानियत का नामो निशान मिट चुका था, ना इंसान थे ना इंसानियत थी, बस था तो सिर्फ ये भयानक मंजर। और वही वीइंग
ये सब देख रहा था। एम्पर विवस्वान भी ये नज़ारा देख रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। गुरुजी तो ये नज़ारा देखकर अपनी आंखें बंद करके बैठे थे और बस भगवान के नाम का जप कर रहे थे कि कैसे ना कैसे इतने जितने लोगों की मृत्यु हुई है इन्हें कहीं ना कहीं शांति मिले। वहीं वो बीस्ट जैसे ही उस बच्चे को खाने वाला था तभी एक स्वॉर्ड उस बीस्ट की गर्दन पर आती है, लेकिन उस स्वॉर्ड का इतना गहरा असर नहीं होता। उस अटैक से उस बीस्ट को बस एक छोटी सी खरोच आती है जो कि कुछ ही सेकंड में हील भी हो जाती है। और ये देखकर वो तीनों जो वांगजी थे वो तीनों एक साथ उस बीस्ट पर अटैक कर देते हैं। हालांकि मॉडर्न वर्ल्ड के वांगजी के पास कोई हथियार तो नहीं था, लेकिन जाने से पहले एम्परर लान वांगजी ने उसे एक स्वॉर्ड ज़रूर दी थी जिसका इस्तेमाल वो अभी कर रहा था। वहीं हांगुंग जिन की बीचन में उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भर दी जाती है और एक ही वार में वो उस बीस्ट पर बहुत भयानक अटैक करते हैं। तीनों के तीनों उस बीस्ट को बुरी तरीके से मार रहे थे, उस बीस्ट को उस बच्चे से दूर करते हैं। और वहीं इस बात का फ़ायदा उठा मॉडर्न वर्ल्ड का वांगजी जल्दी से उस बच्चे को अपनी आर्म्स में लेता है प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी एक बीस्ट जो कि उसके पीछे से उस पर अटैक करने वाला था, उसका निशाना तो सिर्फ वो बच्चा ही था, लेकिन तभी उस बीस्ट पर कोई बहुत भयानक अटैक करता है और वो बीस्ट दूर जाकर गिरता है। वो देखकर वांगजी डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। पलट कर देखता है तो उसके सामने विंग खड़ा था, एम्परर विवुशान, जिसने मॉडर्न वर्ल्ड के वांगजी को बचाया था। उनकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी, चारों तरफ डिमोनिक एनर्जी थी। देखकर वांगजी शॉक था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वहीं वो देखता है तो उन दोनों विंग के भी ऊपर डिमोनिक एनर्जी हावी हो चुकी थी, उनकी भी आंखें रेड हो चुकी थी। ये देखकर वांगजी थोड़ा घबरा जाता है। तभी एम्परर विंग जब उसको इस तरह घबराता देखकर कहते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई बीस्ट नहीं बन रही और ना ही ये डिमोनिक एनर्जी हमें डोमिनेट कर रही है। ये देखकर वांगजी पूछता है तो फिर हो क्या रहा है, जिस पर एम्परर विंग कहते हैं ये डिमोनिक एनर्जी हमारी ही बॉडी के साथ कल्टीवेट कर पा रही है। इसका रीज़न शायद वो पर्सन है जो कि हवा में फाइट कर रहा है। ये देखकर वांगजी भी उस तरफ देखता है जहाँ वो विंग जो इस टाइम का विंग था वो लड़ रहा था। और ये देखकर वांगजी भी उस वांगजी को देखता है जो कि उससे फाइट कर रहा था। वांगजी कहता है शायद मैं भी थोड़ी एनर्जी गैदर कर सकूं, और ये बोलकर वो अपने हाथ को उठाता है तो वो भी एक फायर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो फायर भी उन बीस्ट पर अटैक करने लगती है। ये देखकर वो उन दोनों लान वांगजी को भी बता देता है कि उन्हें क्या करना है। वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उन बीस्ट को ख़त्म करने लगते हैं। तभी जो आसमान में विंग लड़ रहा था वो चिल्लाकर कहता है तो तुमने अपने इन दोस्तों को भी बुला लिया मुझसे फाइट करने के लिए। और ये सुनते ही वांगजी जो कि हवा में लड़ रहा था, जो कि एक 9 टेल फॉक्स था, वो गुस्से से चिल्ला कर कहता है मैं भला किसी को क्या ही बुलाऊंगा, तुमने मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया और अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझ पर इस तरीके से एलिगेशन लगा सकते हो। और ये सुनते ही जो विंग था वो गुस्से से चिल्ला कर कहता है तुम सच में एक धोखेबाज हो। और ये सुनकर वांगजी कहता है मैं नहीं, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे चीट किया। और ये बोलकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वांगजी जो कि हांगुंग था वो कहता है हमें इन दोनों को शांत करना होगा वरना ये इससे भी ज़्यादा तबाही मचाएंगे। जिस पर विंग कहता है हाँ बिल्कुल। और ये बोलकर वो दोनों जंप करते हैं और उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी उन्हें दूर फेंक रही थी। ये देखकर वो तीनों कुछ सोचते हैं और ज़ोर से उनका नाम चिल्लाते हैं। और जैसे ही वो उनका नाम चिल्लाते हैं वो पलट कर नीचे देखते हैं जहाँ उनकी नज़र उन पर जाती है। वो थोड़ा हैरान होते हैं जब वो अपने जैसे ही और पर्सन को और 3 लोगों को देखते हैं। वांगजी कहता है जो कि 9 टेल फॉक्स था क्या ये तुम्हारे बनाए हुए क्लोन है। जिस पर वह जो विंग था हवा में लड़ रहा था वो कहता है ये पक्का तुम्हारे बनाए हुए क्लोन है।
ताकि तुम उसे डिस्ट्रैक्ट कर सको। जिस पर वो नाइन टेल फॉक्स वांग जी कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसी हरकतें क्यों करूँगा। जिस पर वो विंग कहता है तुम ही ऐसी हरकतें कर सकते हो। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तभी किसी की ज़ोर से आवाज़ आती है, फादर लड़ना बंद कीजिए आप दोनों। और जैसे ही वो तीनों भी इस आवाज़ को सुनते हैं, उनकी नज़रें भी उस तरफ जाती हैं जहाँ एक बॉय आ रहा था जिसके गोद में एक छोटी सी गर्ल थी। और वो जो कि अभी सिर्फ 10 साल का था, वो शायद अपनी छोटी सिस्टर को लेकर आ रहा था। और वो वहाँ आता है, उसकी आंखों में गुस्सा था। उसकी एक आँख जो थी वो रेड कलर की थी, एक आई ब्लू कलर की थी। वो गुस्से से अपने उन दोनों फादर की तरफ देख रहा था। वहीं ये देखकर वेंग कहता है युआन ये क्या हरकत है, तुम इस तरीके से फाइट के बीच में नहीं आ सकते। जिस पर युआन कहता है आप दोनों की वजह से मेरी सिस्टर की नींद डिस्टर्ब हो चुकी है और ये आप दोनों ने बिल्कुल सही नहीं किया। और ये बोलकर युआन अपने मैजिक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर आता है और उनको सीधा उन दोनों पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो जो नीचे 6 लोग खड़े थे उनकी तो आंखें बाहर आने वाली थी। वहीं ये देखकर विंग एक पंच करता है और उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहीं वांग जी अपनी फायर से उस पहाड़ को राख में बदल देता है। और वो दोनों अपने उस बेटे को देखते हैं जो कि गुस्से से मुँह फुलाकर बस अपने इन दोनों फादर्स की तरफ देख रहा था। वो दोनों उसे देखते हैं, फिर आपस में एक दूसरे को देखते हैं, मुँह दूसरी तरफ टर्न करते हैं। वो नीचे आते हैं जहाँ वो इन 6 लोगों को देखते हैं। विंग उस नाइन टेल फॉक्स वांग जी की तरफ देख कर कहता है अब इन क्लॉन को हटा दो। जिस पर वांग जी कहता है मैंने इन क्लॉन को नहीं बनाया, ये तुम्हारा किया गया क्रिएशन है। विंग कहता है मैं ऐसा क्रिएशन क्यों करूँगा, और वैसे भी मैं इक्वली क्रिएट करता हूँ, ये तो अलग अलग है। जिस पर वांग जी कहता है मैंने इन्हें नहीं बनाया। वो बहस कर ही रहे थे, तभी जो एम्पर लान वांग जी था, जिनका टेम्पर लिटरली बहुत ज़्यादा कम था, वो गुस्से से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो दोनों के दोनों। ये सुनते ही वो दोनों गुस्से से एम्पर लान वांग जी की तरफ देखते हैं। कुछ कहते हैं उससे पहले ही एम्पर लान वांग जी चिल्ला कर कहते हैं हम दोनों तुम्हारा बनाया हुआ कोई क्रिएशन नहीं है, बल्कि हम फ्यूचर से आए हुए लोग हैं। और ये सुनते ही विंग कहता है फ्यूचर। जिस पर नाइन टेल फॉक्स वांग जी कहता है फ्यूचर से आए हुए क्यों, किस लिए, क्या हुआ है। जिस पर एम्पर विंग कहते हैं हम लोग फ्यूचर से आए हैं और हम आप ही के ही जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हमारी ब्लड लाइन और आपकी ब्लड लाइन सेम है। जिस पर विंग जो कि वहाँ रेड रॉक में खड़ा था वो कहता है तो मेरी ब्लड लाइन को बिलोंग करते हैं। और ये बोलकर वो उस पर एक छोटा सा अटैक करते हैं जो कि विंग को टच होता है, लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर वो विंग कहता है हाँ तुम्हारे अंदर मेरी ही ब्लड लाइन है, डेमोनिक ब्लड लाइन। और ये सुनते ही एम्पर विभूषण कहते हैं क्या डेमोनिक। जिस पर वो विंग कहता है हाँ मैं एक डेमोन किंग हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी ब्लड लाइन डेमोनिक ही होगी ना। और वहीं वो वांग जी अपनी उस फिंगर टिप से एक छोटा सा एनर्जी बॉल उन तीनों वांग जी की तरफ भेजता है और वो भी उन्हें टच करते हैं। फिर वो कहता है तुम लोग भी इमॉर्टल ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो। ये सुनकर वांग जी कहता है इमॉर्टल। जिस पर वो कहता है मैं एक एंजल हूँ, एक नाइन टेल फॉक्स एंजल। और ये बोलकर वो उस विंग की तरफ देखता है जो कि डेमोन किंग विंग था, उसको घूरते हुए कहता है और मैंने गलती से एक डेमोन किंग से मैरिज कर ली। और ये सुनकर डेमोन किंग विंग कहते हैं मैंने गलती से एक लोमड़ी से शादी कर ली और मैं भूल गया था कि लोमड़ी कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आती। तुम फिर से उस जिनजुआन के प्यार में गिर चुके हो। जिस पर वांग जी कहता है तुम पागल हो चुके हो। जिस पर विंग कहता है पागल तुम हो चुके हो। और ये बोलकर वो दोनों फिर से लड़ते। उससे पहले ही हांगोंग जन कहते हैं क्या आप दोनों लड़ना बंद कर सकते हैं, हमें एक सवाल का जवाब चाहिए था, अगर आप उसका जवाब दे दें फिर उसके बाद आप लड़ सकते हैं। जिस पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर
हांग मिंगजन की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी हांग मिंगजन का पीछे करके कहते हैं, आपने बहुत ज़्यादा शब्द बोल लिए, अब मैं बोल सकता हूँ? इस पर हांग मिंगजन हाँ में सर हिलाते हैं। वांग जी आगे आकर कहता है, आपको लड़ना है लड़ लेना, मैं तो आपको हथियार भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ हमें पहले एक सवाल का जवाब देंगे। जिस पर वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं जैसे पूछ रहे हो कौन सा सवाल। जिस पर वांग जी कहता है, क्या आप दोनों में भी वो कर्ज है? इस पर वांग जी कहता है, हमारे जो पुश्तैनी कर्ज की बात कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करता है? जिस पर वांग जी कहता है जिस पर ये वाला लान वांग जी कहता है, लेकिन आप तो इमॉर्टल हो। जिस पर जिस पर नाइनटल फॉक्स वांग जी कहता है, मैं कोई इमॉर्टल नहीं हूँ, मेरी एज सिर्फ 30 साल है। जिस पर वो डेमॉन किंग विंग की तरफ देखता है। जिस पर डेमॉन किंग विंग कहते हैं, हाँ मैं भी 30 साल ही ज़िंदा रहने वाला हूँ, और इसीलिए हम अपने सारे मेटल को सेटल डाउन कर रहे थे, क्योंकि अभी हम 29 साल के हैं और इसके बाद सिर्फ हमारे पास 1 महीना ही बाकी है और उसके बाद हमारी डेथ हो जाएगी। और ये सुनकर वो तीनों के तीनों हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। तभी वो कहता है, डेमॉन किंग विंग कहता है, तो अब तुम्हारी बात हो गई हो तो हम अपने मैटर को सेटल डाउन कर ले। तभी वो दोनों कहते हैं, ठीक है आप मैटर को सेटल डाउन कर लीजिए, हम जा रहे हैं, लेकिन क्या ये कर्ज आपके पूरी जनरेशन से चलता आ रहा है? जिस पर जो डेमॉन किंग विंग था वो कहता है, नहीं, ये कर्ज हमारी फैमिली में अभी सिर्फ 500 साल पहले ही आया है। और ये सुनते ही वो दोनों कहते हैं, क्या और 500 साल? जिस पर वो कहते हैं, हाँ 500 साल। और ये सुनकर वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उन्हें इस तरीके से देखकर डेमॉन किंग कहते हैं, वैसे अगर तुम इस कर्ज का इलाज ढूंढ रहे हो तो मैं बता दूं कि तुम्हें इस कर्ज का इलाज ढूंढने के लिए अभी सीधा 3000 साल पीछे जाना पड़ेगा। और ये सुनते ही उन 6 लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जिस पर डेमॉन किंग कहते हैं, मैं बहुत सारा मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने भी इस कर्ज को ख़त्म करने के बारे में बहुत कुछ ट्राई किया था, और इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस कर्ज को ख़त्म तब किया जाएगा जब हमारे फर्स्ट एंसेस्टर्स इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे। और मैंने मेरी ब्लड लाइन को चेक किया है जो कि अभी 3000 साल पुरानी है, इसीलिए तुम्हें 3000 साल पहले जाना पड़ेगा। और ये सुनते ही उन तीनों का चेहरा ऐसा हो जाता है जिसे काटो तो खून नहीं। वो गुरुजी की तरफ देखते हैं, जिस पर गुरुजी कहता है, मैं सिर्फ 3000 साल बाद ही तुम्हें पहुंचा सकता हूँ और उसके बाद तुम्हें वापस मैं नहीं भेज सकता। और ये सुनकर उन लोगों का चेहरा और बिगड़ जाता है। अभी जो डेमॉन किंग विंग थे वो कहते हैं, तुम हमारे एक तरीके से आने वाली जनरेशन हो, इसलिए तुम्हारी इतनी तो हेल्प मैं कर ही सकता हूँ। फिर वो उन्हें कहते हैं कि अगर तुम 3000 साल पीछे जाओगे तो पक्का तुम्हें कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो शायद तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में वापस भेज सके। और ये सुनकर वो तीनों के तीनों इस चीज़ का रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो अब 3000 साल पीछे जाते हैं। और इस बार उनके साथ ये लोग नहीं जाते क्योंकि इनकी एज ऑलरेडी होने वाली थी और ये बस अभी अपने मैटर को सेटल डाउन करना चाहते थे, और इसीलिए वो लोग इन्हें यहीं छोड़ देते हैं। वो लोग एक एरे बनाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। और तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मैं इस कहानी को 1 या 2 चैप्टर में ही ख़त्म कर दूँगी क्योंकि रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा, इसीलिए मैं स्टोरी को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको पता चल ही रहा होगा क्योंकि मैंने इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा कट किया है। मुझे पसंद थी पर शायद आपको पसंद ना हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टोरी लेके आते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।